नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, या फिर मैं कहूँ हरियाणा पंजाब के बॉर्डर की। तथाकथित किसान, मैं तथाकथित किसान बार बार इस्तेमाल करता हूँ। उसका मुख्य कारण है पंजाब में किसान बहुत कम रह गया है। पंजाब में या तो मज़दूर है, या फिर वो ईसाई हो चुका है, और या फिर वो कनाडा अमेरिका में जा चुका है। उसको बहुत बड़ी तादाद में ये मान कर चलिए लोग अब पंजाब को ईसाईस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। अब सरदार सिख बचा कहाँ है? ये कौन सा खालिस्तान बना रहे हैं? ये तो ईसाईस्तान बना रहे हैं। अब ईसाईस्तान की जो नई फिलॉसफी है उसमें पगड़ी वैसी रहती है, और महिलाएं जो हैं वो झबला पकड़ लेती हैं और क्रॉस लटका लेते हैं। गुरुद्वारों के ऊपर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जहाँ पर पहले गुरुद्वारे हुआ करते थे उनका स्वरूप चेंज करके उस पर एक क्रॉस टांग दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सीमित परिवार वहाँ पर हैं। बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं। मैंने पंजाब के कई एक दौरे किए हैं, और कई एक प्रवासों में ये पाया कि पंजाब के लोग ये कह रहे हैं यहाँ आदमी बचा कहाँ है, यहाँ तो अब बाहर से आए मज़दूर हैं। और ये लोग, इसलिए मैं उनके लिए तथाकथित किसान कहता हूँ, जो भाड़े पर किसानी करवाते हैं, जिन्होंने किसानी एक बिजनेस की तरह अडॉप्ट कर रखा है, और वो बहुत सारी सोसाइटीज़ चलाते हैं, और सोसाइटीज़ के माध्यम से वो पंजाब, वो मध्य प्रदेश से, वो उत्तर प्रदेश से, वो उत्तराखंड से अनाज खरीदते हैं, और फिर वो लेवी करके केंद्र सरकार को बेचते हैं। पूरे देश में जो लेविंग होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का रहता है। पंजाब की इतनी पैदावार तो नहीं है। आप कैलकुलेट करके देखिए, पंजाब में जितनी पैदावार होती है उससे ज़्यादा वहाँ लेवी होती है। लेवी से मतलब सरकार को खरीद होती है। कहाँ से आता है ये अनाज, कैसे होता है? तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश, या मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अगल बगल के राजस्थान, यहाँ के किसानों के पास जो धन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि तथाकथित किसान बॉर्डर पर हैं। केंद्र सरकार ने ये पहले तय किया था कि जो कुछ भी ये करेंगे, ये दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, हरियाणा क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा इनको। अब तो राजस्थान में भी सरकार है, इसलिए, और मज़े की बात है, दिल्ली के चारों ओर, दिल्ली बीच में छोड़ दीजिए, दिल्ली के चारों ओर भाजपा की सरकार है। हम हरियाणा की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल दो सरकारें, पंजाब और दिल्ली में जो अर्ध मेयर है उसकी सरकार, इन दो को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह पर बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार ने ये तय किया कि हम अब इनको हरियाणा क्रॉस नहीं करने देंगे। उन्होंने हरियाणा को डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप हरियाणा नहीं क्रॉस करने देंगे। हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया कि भाई हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसलिए हम तो आपको अंदर नहीं आने देंगे। अब ये नहीं आने देंगे, इसका एक लॉजिक है। लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई आप कैसे दिल्ली में जाने से किसानों को रोक दोगे? क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकते? क्या अपने ही देश में भ्रमण करने से नहीं जा सकते? उसका एक लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई। उसमें ये कहा गया कि भाई ये बॉर्डर सीज कर दिया गया है। केंद्र सरकार भी वहाँ पिटीशन डाल रही है, हरियाणा सरकार भी वहाँ पिटीशन डाल रही है, और चूंकि सेंसिटिव मुद्दा है, और इस समय केजरीवाल एंड कंपनी, कांग्रेस सहित अपोजिशन जो है वो ये चाहता है कि किसी तरह से दौड़ा के मारे जाते किसानों की वीडियोग्राफी हो जाए। किसी प्रकार वहाँ जब किसान, तथाकथित किसान आंदोलन करें या वो उत्पात मचाएं, तो सरकार उन पर फोर्स का इस्तेमाल करे, और वो फोर्स का इस्तेमाल पूरे देश में उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाई जाए, और ये बताया जाए कि आम आदमी कैसे मैनेज कर रहा है तथाकथित किसानों की मारपीट के बावजूद। और मोदी जी का ग्राफ जो राम मंदिर के बाद बताते हैं बहुत उठ गया है, वो नीचे किया जा सके, ये स्टेटमेंट भी तथाकथित किसानों की तरफ से आ ही चुका है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये हुआ कि सब प्रोटेस्ट करने दिया जाए, हमको वहाँ जाने दिया जाए, और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारा रास्ता रोक रहे हैं, अनलॉफुल डिटेंशन है, और ये दुनिया भर की बात है।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने ये बात कही कि देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन आप दल बल के साथ, हथियारों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, इनके साथ हाईवेज पर नहीं आ सकते। अब हाईवेज का एक नियम समझिए, हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ये जो जुगाड़ है इसको आने का अधिकार नहीं है। वो पूरे एग्रीकल्चर लैंड के लिए बनाया गया है ये, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग केवल एग्रीकल्चर खेतों के लिए है। इनकी जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सड़कों के लिए है नहीं, हाईवेज के लिए नहीं है, क्योंकि हाईवेज पर तेज़ रफ्तार 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। अब इन्होंने भी भगाई तो इनकी ब्रेकिंग मैकेनिज्म वैसी नहीं है। दूसरा ये है कि हाईवेज पर एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी होती है, मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करने के बाद ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक मैकेनिज्म होती नहीं है, और ऊपर से ये 2-2, 3-3 ट्रॉलियाँ मचा कर चलते हैं। ट्रैक्टर के जो बाकी पार्ट्स हैं, चाहे हैरो की बात करें या जो हल की बात करें, ये सब हाइड्रोलिक पर डिपेंड करते हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं और रोड को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हाईवेज के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं या एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं, ये तो किसी भी तरह से हाईवेज पर चलने के लिए नहीं है। ये NHAI के रूल्स पढ़ लीजिए, उसमें भी है। तो ये बात जब सामने गई तो उन्होंने कहा भाई हाईवे के ऊपर आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली और ये सब सामान लेकर जा रहे हो, ये तो जाने का आपको अधिकार नहीं है, आप प्रोटेस्ट करिए। दूसरा उन्होंने साथ में ये भी कहा था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है और वो जैसे चाहें वैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। आप वहाँ अपना जो प्रदर्शन है, अपनी बात केंद्र तक पहुँचा सकते हैं, किसको कहना चाहते हैं आप कहिए, लेकिन आप उत्पात नहीं मचा सकते, और उत्पात जो मचाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का राज्य सरकार को अधिकार है। अब राज्य सरकार को अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार है तो वो बल प्रयोग करेगी, बल प्रयोग करे, इसके लिए ही ये सब कुछ चल रहा है कि किसी प्रकार से राज्य सरकार बल प्रयोग करे, और जैसे ही बल प्रयोग करेगी तो उसकी वीडियोग्राफी करके पूरे देश में उस पर चुनाव लड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि भाई कैसे सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार इस विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसलिए उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना स्वीकार किया, मतलब की व्यवस्था की है। उन्होंने आंसू गैस की व्यवस्था की है, उन्होंने स्मोक वॉल की व्यवस्था की है, उन्होंने रोड पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की है, उन्होंने रोड पर कीलियां लगाने की व्यवस्था की। मतलब कुल मिलाकर जिसको हम कहें बला प्रयोग की बजाय नॉन फोर्सेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जो रेजिस्टेंस हो सकती है, उसकी सबकी व्यवस्था की। अब जब रेजिस्टेंस की बात कर दी तो चूंकि तथाकथित किसान मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये किसान हैं ही नहीं, होंगे भी थोड़े बहुत इसमें, या मैं कहूँ बड़े बिचौलिए हैं, या मैं कहूँ कि बड़े भरतिया हैं, या मैं कहूँ कि ये बड़े वो लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, किसानी नहीं करते, नौकरों से, कर्मचारियों से फार्मिंग करवाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि किसान होते हैं वो बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते, बुलडोजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बड़ी बड़ी गन्स जो मशीन की, ट्रॉली की, या मैं कहूँ कि मैकेनिज्म की, JCB की बड़े फॉर्म जो 50 मीटर आगे से या 20 मीटर आगे से 50 फीट आगे तक प्रहार कर सकती हैं, जिसको बुलडोजर बाबा इस्तेमाल करते हैं, उनको फार्मर्स तो अरेंज नहीं कर सकते। अब गाड़ियाँ वहाँ लगाई गई हैं एंटी स्मोक वॉल की तरह की, उनमें पंखे लगे हुए हैं, जैसे स्मोक गन्स बजाई जाएँ, वो सब इकट्ठा धुआं लेकर ट्रॉली में भर दें और वहाँ डिफ्यूज़ हो जाए। ऐसी व्यवस्था करके लाए हुए हैं कि वो जो जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं तो फब्बारे वाली मशीन चल जाए, या एंटी आंसू गैस वाला चल जाए, जिससे कि उसके प्रभाव ख़त्म हो जाए। आप सोचिए। और दूसरा है बड़ी बड़ी क्रेनें जैसी आकृति की मशीन लेकर आएँ। तो कुल मिलाकर वो युद्ध की स्थिति बन रही है। अब इस युद्ध की स्थिति तो केवल उनकी हो सकती है जो अलगाववादी हैं, युद्ध की स्थिति उनकी ही हो सकती है जो देश में गड़बड़ करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने एक नया प्रयोग किया, मुझे लगता है पहले करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने जो प्रयोग किया, जिसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर सवेरे आज था कि ये मशीनें लेकर चलेंगे, वो सब 2-3 घंटे का जो ट्रायल चलता है, 2-3 घंटे का ट्रायल से मतलब रोज़ पत्रकार सुबह, हम सब जानते हैं कि पत्रकार सुबह 8-9 बजे उठते नहीं हैं,
पत्रकारों का समय ही 12 बजे शुरू होता है, तो इनके एजिटेशन का टाइम 11 बजे से शुरू होता है। 2-2:30 बजे तक पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग दे देते हैं, जिसके आधार पर पूरे देश में डिबेटें चलती हैं और शाम तो शाम हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो सबसे अनुकूल समय होता है मीडिया रिपोर्ट बनाने का, वो 11 से 2 या 3 तक होता है। तो ये रोज क्या करते हैं, 11 से 2-3 के बीच में आते हैं, पत्रकार सामने आते हैं, माइक लगाए जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया उनको करनी है देश में रॉन्ग मैसेज देने की, वो 10 बजे से या 11 बजे से 2-2:30-3 बजे तक चलता है। आज केंद्र सरकार ने क्या किया कि डीजीपी को और जो सीएस है, मतलब चीफ सेक्रेटरी है राज्य का, और डीजीपी है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी दे दी। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2 काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये करती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सिचुएशन पर पहले हिदायत देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, सजेशंस देती है, और बाद में अगर फिर भी मेंटेन नहीं किया जा सकता तो 356 देती है। लेकिन 356 का चलन हमारे यहाँ कुछ कम हो गया है। इंदिरा गांधी सरकार में या कांग्रेस की सरकार में खूब चलता था, लेकिन अभी ये सरकार तो 356 का इस्तेमाल नहीं करती है। आपने देखा होगा बंगाल में कितना उधम हो गया सरकार बनने के बाद, लेकिन 356 नहीं लगाया। उधर मणिपुर में इधर उधर कई जगह एजिटेशन चले, लेकिन 356 नहीं लगाया। तो ये सरकार डेमोक्रेसी पर चलने वाली है, ये सोचकर चलती है कि ये जो एजिटेशन है इनको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी बहाल रहनी चाहिए, ऐसा ना हो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाए। ऐसा विचार करके सरकार केंद्र की चलती है। अब सवाल यहां पर आता है कि डीजीपी या सीएस क्यों? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि डीजीपी या सीएस ये जो है सेंट्रल की टीम होती है। सेंट्रल की टीम से मतलब है यूपीएससी वाले हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की रिपोर्टिंग होती है। ये राज्य सरकार पर डिप्यूटेशन पर जाते हैं, और राज्य सरकार का सीएस और डीजीपी दोनों ही रहते हैं। वो केंद्र और राज्य दोनों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। दोनों के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के अलावा इनको कॉल बैक करने का, विषम परिस्थितियों में कॉल बैक करने का अधिकार भी केंद्र को रहता है। केंद्र को इनके कैडर बदलने का अधिकार रहता है, केंद्र इनकी पोस्टिंग करने का अधिकार रहता है। अब डीजीपी वहाँ पर बैठा हुआ है और भगवंत मान की सरकार उसमें कुछ गड़बड़ करने की बात करती है, सीएस वहाँ बैठा हुआ है, भगवंत मान की सरकार का इंस्ट्रक्शंस मानती है, तो फिर केंद्र क्या कर सकता है, इनको वापस बुला सकता है। केंद्र वापस बुलाकर दूसरे कैडर में भेज देगा, अपने किसी राज्य में भेज देगा जहाँ बीजेपी का शासन है, और मालूम पड़ा वहाँ पर पीएसी देखेंगे, या फिर वहाँ पर सीआरपीएफ देखेंगे, या फिर कुछ और देख लेंगे। और ये जो राज्य का प्लेजर है ना, वो, या राज्य का जो पावर पैशन है, वो पैशन से दूर हो जाएंगे, और इनको पनिश करने का भी अधिकार उनको बनता है। उपाध्याय, आपको मालूम है बंगाल वालों का क्या हुआ, जो ममता का साथ दे रहे थे और प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई तो वो ममता के साथ ही चले गए थे, और उसके बाद नोटिस हो गया, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनके एक्सटेंशन को रोक दिया गया, उनकी पेंशन को रोक दिया गया। अभी वो केस चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ममता ने उसको एडवाइज़र अपना रख लिया, लेकिन फिर भी केंद्र उनके सारे बेनिफिट्स रोक सकती है। और और सो कॉज नोटिस जारी करके रखा है कि आप क्यों नहीं, प्रधानमंत्री के आप डिप्यूटेशन पर हैं, तो प्रधानमंत्री के जब वहाँ प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री के रहते समय आप लोग वहाँ रहेंगे, तो आप वहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे, इसका संज्ञान लीजिए। और अगर आप बीमार शीमार थे तो किसी और को क्यों नहीं किया, और अगर किसी और को नहीं किया तो ममता के साथ कैसे घूम रहे थे, बीमार भी थे तो आप ममता के साथ कैसे घूम रहे थे। ये सारे सवाल केंद्र के उनके ऊपर पेंडिंग है, और वो भी चल रहा है। केंद्र सरकार मतलब मोटा भाई की मिनिस्ट्री ने, या मैं कहूं कि होम मिनिस्ट्री ने, सीएस और डीजीपी को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि इस तरह की मशीनें जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं, बुलडोज करने में इस्तेमाल की जाती हैं, डिसमेंटलिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, हैवी मशीनों को हाईवे पर जाने से रोका जाए। हैवी मशीनें सिर्फ देहात क्षेत्र में जाएंगी, हाईवेज पर उनकी एंट्री नहीं हो सकती, कानूनन नहीं हो सकती। केवल तब के लिए हो सकती जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्पस के लिए जा रही हूं, लेकिन बिना पर्पस के कोई इधर उधर नहीं जा सकती। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए। डीजीपी ने क्या किया कि अपने सभी एसएसपी, मतलब सीएस ने, चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एडीएम्स को, एसडीएम्स को, और डीजीपी ने सारी पुलिस फोर्स को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, लिखित इंस्ट्रक्शन किए कि ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी तरह से हाईवेज के ऊपर या बॉर्डर पर कोई भी हैवी व्हीकल मशीनरी जो कि तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वो न जाने पावे। ये जिम्मेदारी प्रत्येक अधिकारी की बनती है कि वो अपने ज़िले से इस प्रकार की मशीनें जो उसके पास हैं उनको या तो सीज कर दे या फिर उनको न जाने दे। पंजाब सरकार ने ऐसा किया भी। इसके अलावा हरियाणा सरकार के डीजीपी ने लिखा डीजीपी पंजाब को, और हरियाणा सरकार के डीजीपी ने कहा कि आपकी तरफ से एजिटेशन आ रहा है,
आपकी तरफ से बॉर्डर पर एजिटेशन चल रहा है, आपकी तरफ से लोग हमारी तरफ लॉ एंड ऑर्डर खराब कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की मशीनों को वहाँ से आने से रोक दी जाए। तो तीन तीन बातें हो गई। एक बात ये हो गई कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब केंद्र सरकार गई और उसने कहा कि भाई जल्दी सुनवाई करी जाए, हरियाणा सरकार ने कहा जल्दी सुनवाई की जाए, हमको इंस्ट्रक्शन दी जाए, इनको प्रोहिबिट किया जाए, तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा हमें अर्जेंसी नहीं है, हम इसको जल्दी सुनना नहीं चाहते, हम इसको अभी अर्जेंट नहीं सुन सकते। यानी कि उनको भी डर लगा कि इस पर हम कोई ऑर्डर कर दें तो पता नहीं हमारे ऊपर ही ये सब पूरा देश के जो जो तथाकथित लोग हैं ये भड़क जाएं, और अगर नेगेटिव ऑर्डर दे देते हैं तो राष्ट्रपति भड़क जाएंगे। ये दोनों ही बातों को लेकर उन्होंने लिस्पेंडेंस रख लिया। लिस्पेंडेंस मतलब उसको अभी होल्ड पर रखा हुआ है। लेकिन पिछला वाला जो इंस्ट्रक्शन है 2-3 दिन पहले का, उसमें उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट आप करना चाहते हो, ये हैवी मशीनरी ले जाना चाहते हो, तोड़फोड़ की मशीनरी ले जाना चाहते हो, ये मशीनरी बॉर्डर पर नहीं जा सकती, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कोई भी स्टेप ले सकती है। केंद्र सरकार ने इनको ऑफर भी ठीक ठाक दिए थे कि भाई आप अपना विषय बदल लो, आज हम गेहूं या चावल पर सब्सिडी दे रहे हैं, वो हमारे पास एक्सेस है, पूरे देश में सप्लाई भी चल रही है और उसके बाद भी बचता है। पहले लोग चावल बेचने आते थे, आजकल उत्तर प्रदेश में मैं कल सुन रहा था कि चावल खरीदने आते हैं, गेहूं खरीदने आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार इतना बांट रही, मतलब सरकार इतना बांट रही है गरीबों के नाम पर कि वो जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, बाजार ठंडे पड़ गए हैं इन मामलों के। इसका नुकसान भी उत्तर प्रदेश, बिहार या इन छोटे राज्यों के, छोटे राज्य मतलब गरीब राज्यों के किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि किसान की फसल बिक नहीं रही है, उधर से लेवी किया जा रहा है पंजाब से, और हमारे प्रदेश में उसको बांटा जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में जो उगाया गया और यहाँ की जो फसल हुई, उस फसल वाले का कहाँ बिकेगा भाई? जब गेहूं और चावल सीधा लेवी वाला आ रहा है तो उसको तो उसके प्राइस ही नहीं मिल रहे, और वो लेवी भी कर नहीं पा रहा। ये समझने वाली बात है कि पंजाब हरियाणा को छोड़कर बाकी प्रदेशों के किसानों का कितना लॉस है अगर केंद्र सरकार केवल वहां से परचेज करती है। हालांकि यहां से भी करती है, लेकिन यहां इतना चतुर चालाक वो किसान नहीं है, इतना सिस्टमेटिक किसान नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी फार्मिंग है, वो छोटे छोटे 5-5 बीघे की फार्मिंग करता है, वो 500-500 कैनाल की करते हैं, और हम यहाँ 200 मतलब 10-20-50 बीघा, बहुत बड़ा किसान होगा तो 10 बीघा, 15 बीघा, 50 बीघा होगा। लेकिन सामान्यतः उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में 8-10 बीघा अगर किसान के पास होता है तो वो बड़ा किसान माना जाता है। अब वो 8-10 बीघा में जब फसल उगाता है तो वो मार्केट में मतलब लेवी में लाइन लगाने की बजाय, या जो सहकारिता के समूह रहते हैं, सहकारिता की समितियां रहती हैं, सहकारिता समितियों में लाइन लगाने की बजाय वो मार्केट में बेचना पसंद करता है, और कभी कभी तो वो खेत में, जनरली वो खेत में ही बेच लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या लाभ होने वाला है? तो फिर सवाल यहां पर पैदा होता है कि आप जो कुछ वहां कर रहे हैं उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, हरियाणा सरकार ने जो आग्रह किया, हाई कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए या हाई कोर्ट के जो व्यूज़ आए, वो सब मिलकर एक बात कह रहे हैं, और वो बात ये है कि केंद्र सरकार बल प्रयोग कर सकती है, लेकिन बल प्रयोग केंद्र को करना नहीं है, क्योंकि तथाकथित लोग भी हैं या विद्रोही भी हैं या फिर वो किसी तरह से अलगाववादी भी हैं, तो हैं तो हमारे देश की, हमको ही उनको मैनेज करना है, हमको ही उनको सही करना है, इसलिए वो नॉन वायलेटिव तरीके से उनको रोक रहे हैं। लेकिन नतीजे उसके निकले हैं। बॉर्डर पर वो जो मशीनें खड़ी दिखाई दे रही थी कल या आज सुबह, वो सब हटाई जा चुकी हैं, वो सब जा चुकी हैं, और इस समय बॉर्डर बिल्कुल शांत है। ऐसा कहा जा रहा है 10 से 12 हज़ार लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन जो तैयारियां उन्होंने की थी लड़ाई की दृष्टि से, उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। उसका कारण भगवंत मान नहीं है, उसका कारण केजरीवाल नहीं है, उसका कारण केंद्र को अपनी शक्ति मालूम है, और उस शक्ति के तहत जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उस कर्मचारी वर्ग को नौकरी भी करनी है। अगर करनी है तो इंस्ट्रक्शंस को शब्दशः फॉलो करो। हाँ, केंद्र ने यह भी कहा कि आपको अगर आना है, आप आना चाहते हो, हम आपके पास आ रहे हैं ना, चंडीगढ़ में बात करेंगे, हमारे मंत्री, आप किससे बात करना चाहते हैं, हमारे मंत्रियों से बात करना, हम आपके पास आ रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर बसों से, ट्रेनों से आना चाहते हो बिना हथियारों के, तो किसी ने मना किया? बसें ट्रेनें चल रही हैं, आप उस पर बैठो और चले आओ। लेकिन आपको जबरदस्ती के आरोप लगाने हैं, आपको जबरदस्ती का खेल खेलना है, और चूंकि आपको किसान से मतलब ही नहीं है,
आपको मतलब किससे है? आपको मतलब है एजिटेशन से, आपको मतलब है मोदी जी की लोकप्रियता डाउन करने से, आपको मतलब है भारत के सशक्तिकरण को कमजोर करने से, आपको मतलब है अपोजिशन को मजबूत करने से, आपको मतलब है हिंदुत्व को तोड़ने से, आपको मतलब है भारत को विखंडित करने से, आपको मतलब है भारत में अलगाववादी शक्तियों को ताकत देने से, आपको मतलब है भारत में भारत विरोधी शक्तियों को दम देने का। अब चूंकि ये हिडन एजेंडे हैं पीछे से, ऐसा लोग कहते हैं, तो फिर मानेंगे तो नहीं, बला प्रयोग आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और अगर न माने तो क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।